जय हिंद दोस्तों। इस सेशन में हम लोग कवर कर रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है उसे ही कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग अपडेटेड सीट्स कवर कर रहे हैं जो सीट अभी वर्तमान में एप्लीकेशन पे चलाए जा रहे हैं। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहाँ पे पीडीएफ आपको 9 बजे के आसपास दे दिया जाता है और 10 बजे के आसपास में आपको डिटेल सॉल्यूशन वीडियो भी यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाया जाता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग कवर करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी का पोर्शन। ये टेस्ट जो है 19 मार्च को करवाया गया है एप्लीकेशन पे। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, सब्जेक्ट साइंस और टेक्नोलॉजी रहेगा। बिट्टू जहाँ सर अब क्लास लेना स्टार्ट कर दिए, इसकी वजह से अब साइंस भी और इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स भी अटैच रहेगा अपनी टेस्ट सीरीज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, सजीव कोशिका में होने वाले उपापचयी कार्यों पर नियंत्रण रखने वाली इकाई है। तो सजीव कोशिका में जो होने वाले उपापचयी कार्य होते हैं उसको नियंत्रण रखने वाली इकाई को क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। और केंद्रक को जो है कोशिका का मस्तिष्क भी बोलते हैं। कोशिका का मस्तिष्क किसे बोलते हैं? केंद्रक को बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र जो है वो अनुवांशिक पदार्थ है। गुणसूत्र क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। और गुणसूत्र जो है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। किससे? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के मिश्रण से गुणसूत्र बनता है। और डीएनए की इकाई को क्या बोलते हैं? तो डीएनए की इकाई को जीन बोलते हैं। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित पदार्थों में से तत्वों का चयन कीजिए। तत्व उसे बोलते हैं जो सिर्फ अकेला बना होता है, सिर्फ उसमें कोई अन्य पदार्थ का मिश्रण नहीं होता है, उसे ही तत्व बोलते हैं। अन्य पदार्थ के मिश्रण होते हुए यौगिक या तो मिश्रण हो जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा? इनमें से हो जाएगा मरकरी और आयरन जो है ये दोनों तत्व हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु को कौन सा बल कार्य करता है? देखिए, किसी भी द्रव में डूबी हुई वस्तु है उसमें उत्प्लावक बल तो कार्य करेगा ही, जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत के अंतर्गत जानते हैं हम लोग। और गुरुत्व बल भी कार्य करता है। जैसे कोई भी वस्तु पानी में डूबता है तो एक बार नीचे जाएगा और एक बार ऊपर आता है। आप लोग गौर करते होंगे तो पता चलता है। ठीक है, वो जो नीचे जाता है वो गुरुत्व बल के कारण जाता है और जो ऊपर आता है वो उत्प्लावक बल के कारण होता है। अगर उत्प्लावक बल गुरुत्व बल से अधिक होगा तो वस्तु पानी पे तैरेगी। ठीक है, लेकिन उत्प्लावक बल से अधिक होगा गुरुत्व बल तो वस्तु जो है पानी के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्व बल और उत्प्लावक बल दोनों। नेक्स्ट है, डायरिया रोग का कारण क्या है? तो देखिए, डायरिया सबसे पहली बात जान लीजिए, डायरिया रोग में क्या होता है। डायरिया रोग जिन व्यक्ति को रहता है उन्हें बार बार उल्टी आती है और दस्त आता है। क्या आता है? बार बार उल्टी आती है और दस्त आता है, उसे डायरिया बोलते हैं। तो डायरिया जो है ना वो कवक से भी संक्रमण हो सकता है, जीवाणु से भी संक्रमित होता है और विषाणु से भी संक्रमित होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। लेकिन इसी से मिलता जुलता दो और रोग का नाम है जिसका नाम है पेचिस और हैजा। पेचिस जो है, पेचिस में भी बार बार उल्टी और दस्त आता है, लेकिन पेचिस जो है वो प्रोटोजोआ के संक्रमण से होता है। और हैजा जो है, हैजा में भी बार बार उल्टी और दस्त आता है, और लेकिन हैजा जो है वो जीवाणु से संक्रमित रोग है। आगे बढ़ते हैं। यदि कार्बन के 1 ग्राम में x परमाणु है तो मैग्नीशियम के 1 ग्राम में कितने परमाणु होंगे? इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे आप कहिएगा तो इसका सॉल्यूशन मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको वैसे समझ में नहीं आएगा। फिर भी जब बोर्ड रहता तो वहाँ पे मैं लिख के बता देता कि कार्बन के परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं 12 AMU होते हैं। 12 AMU को अगर हम ग्राम में लेते हैं तो 12 ग्राम हो गया। तो इसी प्रकार से 1 मोल का द्रव्यमान जो होगा वो ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो 12 ग्राम बराबर हो जाएगा 1 मोल। तो 1 ग्राम बराबर हो गया 1/12 मोल। इसी प्रकार से जो है 24 AMU बराबर कितना होगा? तो 1/2x होगा, यानी x/2 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आप जानते होंगे न्यूमेरिकल्स तो आप बना लेंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारोत्तोलक 300 केजी का पत्थर 3 सेकेंड में जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई तक उठा लेता है। भारोत्तोलक की शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए शक्ति बराबर वैसे होता है कार्य बटा समय, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में हम लोग तो शक्ति बराबर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा बटा समय। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा बटा समय। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, आपको पता है। और समय बराबर हम लोग t से निरूपित करते हैं, तो mgh/t हो गया। m इसमें कितना हो गया? 300 हो गया। और क्या है? g का मान 9.8 होता है, आपको भी पता है। और h जो है 2 मीटर की ऊंचाई तक उठा रहा है, और यहाँ पे t दिया हुआ है 3 सेकेंड। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा 1960 वाट शक्ति इसमें खर्च होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1960 वाट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य। पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य। चले अब आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं इस क्वेश्चन पे।
सबसे पहले आप जानते हैं कि कोई भी जंतु है, जंतु का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है। सबसे पहले सेल का निर्माण होता है, सेल के बाद टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन का निर्माण होता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, और ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होने के बाद बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। लेकिन ये जो पद्धति है ये सिर्फ पशु या जंतु में पाई जाती है। ये पद्धति किसमें? सिर्फ पशु या जंतु में पाई जाती, ना कि पौधे में पाई जाती। तो फिर अब पौधे में क्या पाया जाता है? पौधे में देखिए, सबसे पहले सेल होता है, पौधे में भी सेल होता है, सेल के बाद टिश्यू होता है। क्या होता है? टिश्यू होता है। टिश्यू के बाद जो है ना टिश्यू सिस्टम बनता है, टिश्यू के बाद टिश्यू सिस्टम बनता है, क्योंकि पौधे में ऑर्गन नहीं होता है। तो टिश्यू के बाद टिश्यू सिस्टम बनता है, और टिश्यू सिस्टम के बाद जो है पौधा तैयार होता है। जैसे ऑर्गन सिस्टम के बाद बॉडी तैयार हो जाता है, उसी प्रकार टिश्यू सिस्टम के बाद पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि पौधे में जो है 3 उत्तक तंत्र होते हैं। यहाँ पे उत्तक तंत्र की बात की गई है। पौधे में 3 उत्तक तंत्र होते हैं। पहला जिसे बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, दूसरा है ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू, और तीसरा है भस्कुलर टिश्यू। क्या है तीसरा? भस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ऑप्शन डी है परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। ये जो है रदरफोर्ड क्लियर नहीं कर पाए थे, लेकिन इसका क्लियरेंस जो है नील्स बोर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? नील्स बोर इसे क्लियर किए थे, रदरफोर्ड इसे क्लियर नहीं किए थे। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु पर बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन नहीं हो सकता है। ये जो है गलत है। किसी वस्तु पर बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन नहीं हो सकता है, गलत है। बल की अनुपस्थिति में वस्तु का विस्थापन हो सकता है, सही है। केवल 2 सही है इसमें से। नेक्स्ट, जैव विविधता अधिनियम 2002 के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई? तो ये जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई है, ये कहाँ की गई है? ये की गई है चेन्नई में। नेक्स्ट है, रक्त जमने की प्रक्रिया में कौन सा प्रोटीन रक्त प्लाज्मा से अलग हो जाता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रक्त जो होते हैं, रक्त के 2 भाग होते हैं। रक्त के 2 भाग होते हैं, एक होते हैं रक्त कोशिका और दूसरा होता है रक्त प्लाज्मा। रक्त कोशिका जो होता है रक्त में 40 से 45% होता है, और रक्त प्लाज्मा जो होता है वो 55 से 60% होता है। और रक्त प्लाज्मा में जो है, रक्त प्लाज्मा में भी 2 भाग होते हैं, एक भाग है जल और दूसरा भाग है प्रोटीन। जल होता है 90% और प्रोटीन होता है लगभग 7 से 8% के आसपास। ठीक। और क्वेश्चन है कि रक्त जमने की प्रक्रिया में कौन सा प्रोटीन रक्त प्लाज्मा से अलग हो जाता है? तो आपको मैं बता दूं कि रक्त प्लाज्मा में जो है ये तीनों प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन। ठीक है, ये तीनों पाए जाते हैं। लेकिन जब रक्त जम जाएगा तो फाइब्रोनेजेन का काम खत्म हो जाता है। इसका जो काम है वो खत्म हो जाता है, और यह यहाँ से गायब हो जाता है, और यह यहाँ से अलग हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइब्रोनेजेन। नेक्स्ट, अम्ल तथा भस्म की जल से अभिक्रिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है। अम्ल तथा जल के बीच ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ये सही है। भस्म तथा जल के बीच ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, ये गलत है। भस्म तथा जल के बीच भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही होती है, तो केवल एक इसमें सही है। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच तो प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो इसमें जो है प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होगा। और मैं आपको बता दूं, केवल 2 स्थिति में वस्तु, मतलब अवतल दर्पण के साथ केवल 2 स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और बना बनेगा। जिसमें पहला हो जाएगा, पहली स्थिति हो जाएगी आपकी जब वस्तु ध्रुव पर हो। जब वस्तु, ये जैसे अवतल दर्पण है, तो ध्रुव किसे बोलते हैं? दर्पण के मिड पॉइंट का जो होता है उसे ही ध्रुव बोलते हैं, यानी पोल बोलते हैं। तो ये जब वस्तु जो है मिड पॉइंट पे हो तब ऐसी परिस्थिति आएगी। और दूसरा है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, तभी काल्पनिक और बड़ा छाया बनेगा। नेक्स्ट, मानव के श्वसन पथ का अंतिम भाग कौन सा है जहां गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रियाएं संपन्न होती है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हवा जो हम लोग सांस लेते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाता है? नाक में जाता है, जिसे हम लोग नॉस्ट्रिल बोलते हैं। नाक के बाद यह ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी के बाद यह छिद्र में जाता है, जिसे ग्लोटिस भी बोलते हैं। छिद्र के बाद जो है इसे लिरिंग्स में जाता है, लिरिंग्स जिसे साउंड बॉक्स बोलते हैं। और लिरिंग्स के बाद जो है यह ट्रेकिया में जाता है, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई में जाता है, और ब्रोंकाई के बाद जो है वो वायुकोश में जाके फैल जाता है। ठीक है, तो लास्ट अंतिम में कहाँ जाता है? वायु प्रकोष्ठ यानी अलवेओली में जाता है। और एक पॉइंट और जान लीजिए, वायु प्रकोष्ठ यानी वायुकोश में गैस का आदान प्रदान जो होता है वो किस विधि से होता है? क्वेश्चन पूछा गया है, वो होता है विसरण विधि से। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया जो आपको दिख रही है, कार्बन प्लस H2O की अभिक्रिया CO प्लस H2 बनता है, तो ये कौन, इसमें क्या होता है? इसमें जो है ना
जल एक ऑक्सीकारक पदार्थ है, इसका सही आंसर यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेंस के गोलीय विपतन से तात्पर्य है, लेंस के गोलीय विपतन से तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य है लेंस द्वारा अपवर्तन नहीं होना, लेंस द्वारा अपवर्तन नहीं होना। गलत हो गया, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये जो गोलीय विपतन है स्पेरिकल एब्रिएशन है, इसलिए ये पॉइंट जो गलत है। नेक्स्ट देखिए, लेंस द्वारा सिर्फ पूर्णांतिक परावर्तन ही होना, ये भी गलत है। लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आती सभी किरण को एक बिंदु पर अभिसरित यानी इकट्ठा करना, ये भी गलत है। इकट्ठा नहीं होगा, ये फैल जाएगा। अगर ये फैलने वाला होगा, देखिए अभिसरित नहीं होना, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग इच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रण करता है? मैं आपको पिछले किसी साइंस वाले ही वीडियो में बताया था, मानव मस्तिष्क का 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग हैं, मध्य मस्तिष्क के 1 भाग है और पश्चिम मस्तिष्क के कुल 3 भाग हैं। ये पूरा आपको मैं डिटेल में बता चुका हूँ और वीडियो आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसमें से पश्चिम मस्तिष्क के जो 3 भाग हैं उसमें से आते हैं एक सेरिबेलम। कौन आता है? सेरिबेलम। एक आता है आपका पोन्स, क्या आता है? पोन्स। और एक आता है मेडुला ऑब्लिगेंटा। क्या आता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा। 3 भाग जो पश्चिम मस्तिष्क के। तो ऐच्छिक पेशियों को जो नियंत्रित करता है, ऐच्छिक पेशियों की गति को जो नियंत्रित करता है वो है सेरिबेलम, पश्चिम मस्तिष्क का ये भाग है। और अनैच्छिक पेशी के बारे में पूछा जाए, अनैच्छिक पेशी को जो नियंत्रित करता है वो है मेडुला ऑब्लिगेंटा। कौन है? मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। और पोन्स बेरेलाई जो है ये भी है पश्चिम मस्तिष्क का ही भाग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके बीच विस्थापन अभिक्रिया संभव है? तो किसके बीच विस्थापन अभिक्रिया संभव है बताइए? ये संभव है AgNO3 विलयन एवं CO2 के बीच। नेक्स्ट है L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र के विद्युत तार का प्रतिरोध R है। इसी पदार्थ के बने दूसरे तार की लंबाई इतनी ही है और अनुप्रस्थ परिच्छेद 4A है, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका प्रतिरोध कितना होगा बताइए? तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा R/4। भारत में राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत यूनेस्को द्वारा 1975 में किया गया। यूनेस्को द्वारा कब किया गया? 1975 में। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत, ये भारत का पूछ रहा है, तो भारत में जो है 1986 में शुरुआत हुई थी। और वर्तमान में जो है भारत में राष्ट्रीय जैव मंडल कितने हैं? 18 राष्ट्रीय जैव मंडल। आगे बढ़ते हैं। एक बीजपत्री पौधे के तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होता है क्योंकि इसमें अभाव होता है किसका? तो इसमें अभाव होता है कैम्बियम का। किसका अभाव होता है? कैम्बियम का। तो देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि पौधे में होने वाली जो वृद्धि होती है, पौधे में होने वाली वृद्धि को 2 भाग में बांटा गया। किस में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। प्रथम हो गया प्राथमिक वृद्धि और दूसरा हो गया द्वितीयक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि में पौधे में जो है ना लंबाई का बढ़ना होता है, पौधे में लंबाई का बढ़ना होता है प्राथमिक वृद्धि में। और द्वितीयक वृद्धि में जो है पौधे का मोटाई का बढ़ना होता है। द्वितीयक वृद्धि में पौधे का मोटाई का बढ़ना होता है। लेकिन एक बीज पत्री पौधे जो होते हैं उसमें कैम्बियम नहीं पाए जाते हैं और पौधे में जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो कैम्बियम के कारण होती है। तो एक बीज पत्री में कैम्बियम पाए ही नहीं जाते, जिसकी वजह से द्वितीयक वृद्धि जो है एक बीज पत्री में नहीं होते। ठीक है, एक तत्व का द्रव्यमान संख्या 23-27 के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, तो परमाणु संख्या कितना होगा? 23 में से 12 घटा दीजिए, मतलब 11 हो जाएगा इसका परमाणु संख्या। पानी का ताप 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जाता है तो इसका घनत्व तो क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा अच्छे से, कि जैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, ये आ गया 4 डिग्री सेल्सियस और ये इससे ऊपर। ठीक है, तो जब 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो ये जो है घनत्व बढ़ेगा। क्या होगा? घनत्व बढ़ेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर आपको पता है कि अधिकतम रहता है और 4 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर जाएगा तब यह घनत्व जो है वो घटेगा। तो एक क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जा रहा है तो घनत्व क्या हो जाएगा? वो घटेगा। अगर देखिए यही जो पॉइंट जो था 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस और इससे अप जो है, अब देखिए इधर तो घट रहा था घनत्व, इधर भी इधर से इधर जा रहे थे तो बढ़ रहा था और यहाँ पे अधिकतम था। आपसे ये पूछ देगा जब पानी का घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाएगा, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से कम किया जाएगा, तो घनत्व क्या होगा बताइए? तो भी घनत्व घटेगा
क्योंकि ये तो अधिकतम है ना, इससे अधिक हो ही नहीं सकता। तो इधर भेजें या इधर भेजें, जब भी होगा तो घनत्व जो है वो घटेगा ही, इसे ध्यान रखिएगा। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ ले जाएंगे तब बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलोदभिद पौधे का गुण नहीं है? जलोदभिद पौधे का गुण नहीं है। इसमें रक्षी उत्तकों का अभाव होता है, सही है। इसमें यांत्रिक उत्तकों का अभाव होता है, सही है। इसमें संवहनी उत्तक बहुत कम विकसित होते हैं, ये भी सही है। रंध्र प्रायः गड्ढों में स्थित होते हैं, ये गलत है। ये जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जलोदभिद पौधे में जो है ना, रंध्र पाए ही नहीं जाते। एम तथा एन समान गुण वाले दो तत्व हैं जो अष्टक नियम का पालन करता है। एम तथा एन के बीच कुल कितने तत्व होते हैं? अष्टक नियम का मतलब क्या है? पहला जो तत्व है और आठवां जो तत्व है, इस दोनों की प्रकृति जो है वो समान होगी, तो इस बीच में कितने आएंगे? 6 तत्व आएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 6। एक कार जिसकी शक्ति 100 हॉर्स पावर या तथा यह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, इंजन द्वारा कार पर आरोपित बल का मान कितना होगा? तो इंजन द्वारा कार पर आरोपित बल का मान कितना होगा, मैं आपको ये बता देता हूँ, रुकिए एक सेकंड। इसमें जो है, देखिए शक्ति निकालना है, तो शक्ति बराबर हो जाएगा इसमें बल गुने वेग। क्या हो जाएगा? शक्ति बराबर हो जाएगा बल गुने वेग, ठीक है। तो बल गुने वेग कर रहा है, तो इसमें शक्ति क्या होगा? 100 गुना 746 वाट दिया हुआ है, बराबर बल निकालना है, बल गुना 72 गुना 5/18 निकलेगा, तो ये आ जाएगा आपका, आप 5 चौका 20, ठीक है। तो 20 से ही 5 बार में कर जाएगा, 74 पच्चीस 746 पच्चीस हो जाएगा 3730 न्यूटन। क्या हो जाएगा? ये 3730 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। माइटोसिस कोशिका विभाजन में साइटोकिनेसिस के अंतर्गत क्या होता है? तो माइटोसिस कोशिका विभाजन में जो है साइटोकिनेसिस के अंतर्गत क्या होता है? तो इसके अंतर्गत होता है कोशिका द्रव का विभाजन। यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व में एक अल्फा तथा 2 बीटा कण उत्सर्जन होता है तो प्रतिफल के रूप में प्राप्त क्या होता है? सबसे पहले एक बात आप ध्यान में रख लीजिएगा, अभी से याद रखिएगा। एक अल्फा उत्सर्जन में, जब एक अल्फा का उत्सर्जन होता है तो क्या होता है? द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है और परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है। द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी और परमाणु संख्या में 2 की कमी कब होती है? जब एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए, जब एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है, जब एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो द्रव्यमान संख्या अप्रभावित रहता है। द्रव्यमान संख्या जो है वो अप्रभावित रहता है, लेकिन परमाणु संख्या जो है उसमें 1 की वृद्धि होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। किसी रेडियो सक्रिय तत्व में एक अल्फा कण तथा 2 बीटा कण का उत्सर्जन, एक अल्फा कण का उत्सर्जन कर रहा है, ठीक है। तो एक अल्फा कण में क्या हो जाएगा आपको, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे यूरेनियम 238, देखिए मेरे पास बोर्ड नहीं है, अच्छे से समझा देता है इसे। इसमें देखिए एक अल्फा कण का करेंगे हम उत्सर्जन, तो ये क्या होगा? ये 2 माइनस होगा, तो ये हो जाएगा कितना? 200। यहाँ पे मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा संभारिक, ठीक है। बोर्ड अगर रहता अच्छे से बताने के लिए तो मैं बता देता। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेलीग्राम पे पूछिएगा, मैं आपको कॉपी पे बना के समझा दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताप वृद्धि से द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है। ताप वृद्धि से जो है द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है, गलत है। ताप वृद्धि से द्रव का श्यानता गुणांक मान बढ़ता है, गलत है। ताप वृद्धि से गैसों की श्यानता गुणांक मान बढ़ता है, केवल 3 सही है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? ब्लैक बॉक्स का रंग जो है वो नारंगी होता है। माइलिन शीथ, रैंडवियर नोड तथा स्वान कोशिका किस ऊतक के महत्वपूर्ण भाग हैं? तो ये किस ऊतक के महत्वपूर्ण भाग हैं? ये है तंत्रिका ऊतक का महत्वपूर्ण भाग, और तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? न्यूरॉन। कहीं कहीं आपको तंत्रिका ऊतक की जगह पे डायरेक्ट न्यूरॉन दिखेगा। यहाँ पे किस ऊतक का महत्वपूर्ण भाग नहीं पूछेगा, किसका महत्वपूर्ण भाग है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन में मिल जाएगा आपको बहुत जगह न्यूरॉन, तो न्यूरॉन ध्यान रखना है। नाभिक के अस्थायी होने का क्या कारण है? तो नाभिक के अस्थायी होने का कारण है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अधिक अनुपात। वायवीय शोषण में होता है, क्या होता है? तो वायवीय शोषण में क्या होता है बताइए? इसमें होता है ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट है, भाखड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कारण ऐसा होता है? तो ये किस पदार्थ के कारण होता है? CaCO3 के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। वास्तविक विलयन के कण फिल्टर पेपर के आर पार हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। कोलाइड के कण फिल्टर पेपर के आर पार होता है, ये भी सही है। निलंबन के कण
फिल्टर पेपर के आर पार हो जाता है, ये गलत है। निलंबन के कण जो है वो फिल्टर पेपर के आर पार नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन वाष्पोत्सर्जन का अत्यंत तेज है? किसका जो वाष्पोत्सर्जन जो है वो अत्यंत तेज कर देगा? कौन वाष्पोत्सर्जन को अत्यंत तेज कर देगा, ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन पर अधिक आर्द्रता गलत हो गया, मृदा गलत। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर, कम आर्द्रता और उच्च तापमान जो है वाष्पोत्सर्जन को अत्यंत तेज कर देगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें देख लीजिए, फॉस्जीन, फॉस्जीन जो है CH2 यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित सही है। नेक्स्ट है, खाना बनाते समय हीटर कॉइल से उसमें ऊर्जा का हस्तांतरण बनाने वाले बर्तन को किस प्रक्रम के तहत होता है? वो होता है केवल चालन और संवहन, केवल चालन और संवहन। नेक्स्ट, जब श्वेत फास्फोरस को खुले वायुमंडल में रखा जाता है या चमकता है, उपयुक्त परिघटना निम्न में से कौन सा सही ढंग से व्याख्या करता है? बताइए कौन सा सही ढंग से व्याख्या कर रहा है? फास्फोरस का ऑक्सीकरण होता है। बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किसका लक्षण है? तो ये लक्षण है मलेरिया का। एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप की नली में गमन करती है, इसके नली में बारंबार परावर्तन द्वारा, किसके द्वारा? नली। जैसे देखिए स्टेथोस्कोप जो होता है उसकी पाइप जो होती है वो बड़ी होती है, ये तो आपको पता है, पाइप बड़ी होती है। इसमें जो है ना, इसमें ध्वनि जो है ऐसे ऐसे टकराते हुए और वो अंत तक पहुंचता है, इसलिए इसे बोलते हैं नली में बारंबार परिवर्तन द्वारा। नेक्स्ट है, एनटीपी पर 16 ग्राम ऑक्सीजन आयतन होता है, ये होता है 11.2 लीटर के बराबर। हमारे घास का हरा रंग दिखाया जाता है, यह हरे रंग के प्रकाश को हमारे आंखों तक वापस परावर्तित कर देता है, यही सही आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तेजन वर्धक के गुण को प्रदान करने वाला एल्केलॉइड कैफीन की मात्रा किस पेय पदार्थ में सर्वाधिक होता है? तो ये किस में सर्वाधिक होता है? ये होता है आपका कोको में। किस में? कोको में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, जल यानी H2O के द्वारा आग बुझ जाती है क्योंकि यह दहनशील पदार्थ को ठंडा कर देता है, जिसका उच्च ताप ज्वलन ताप से कम हो जाता है। रुधिर आधान के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? चलिए ऑप्शन पढ़ते पता चल जाएगा कौन सा सही है। रुधिर वर्ग बी को रुधिर दे सकता है और AB से ले सकता है। AB सिर्फ सभी से ले सकता है लेकिन अन्य को दे नहीं सकता है, तो ये गलत हो गया। रुधिर वर्ग B AB को रुधिर दे सकता है तथा B वर्ग से ले सकता है, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी सब गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिसमें पादप कोशिका की ओर मुड़ जाता है? तो ये हो जाएगा, यहाँ गलत है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होगा, क्या होगा? ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से युग्म गलत सुमेल है, गलत युग्म का सुमेल कौन सा है ये पूछ रहा है, तो आपको मैं बता दूं, हॉर्न क्विक सिल्वर हो गया, पारा सही है, हॉर्न सिल्वर सीसा, देखिए ये गलत है, हॉर्न सिल्वर हो जाएगा AgCl, क्या होगा? AgCl, तो आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, वाहन के परिचालन की सुविधा के लिए चालक साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का व्यवहार करते हैं, ये तो सही है। उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र अवतल दर्पण की अपेक्षा अधिक होती है, ये भी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट गैस अत्यल्प क्रियाशील होते हैं, निम्नलिखित इसका कारण क्या है? तो उत्कृष्ट गैस के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होते हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका पूर्ण होता है, ठीक है। उत्कृष्ट गैस के आयनन एंथैल्पी के मान उच्च होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन में परिवर्तित हो जाने की प्रवृत्ति अत्यंत न्यून होती है, ये भी सही है। उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन में परिवर्तित हो जाने की प्रवृत्ति अत्यंत कम होती है, ये भी सही है। इनमें से सभी जो है वो सत्य है, ठीक है। तो आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा, सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैं फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ और डिटेल में सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।